तुम सिर्फ मेरी हो। आर्यन सिंघानिया, उम्र 30 साल, भारत का सबसे ताकतवर युवा बिजनेसमैन। लोग उसे बिजनेस की दुनिया का शैतान कहते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। वह किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वह उसे मिटा देता है। लेकिन हर रात सोने से पहले वह एक पुरानी तस्वीर देखता है, एक ऐसी लड़की की जिसे वह 8 साल से ढूंढ रहा है। आरोही शर्मा, उम्र 24 साल, एक साधारण स्कूल टीचर, अपने छोटे भाई के साथ रहती है। दुनिया की नज़र में बिल्कुल आम लड़की, लेकिन उसे नहीं पता कि कोई पिछले 8 साल से उसकी हर खुशी, हर आंसू और हर कदम पर नज़र रखे हुए है। कियारा कपूर, आर्यन की मंगेतर, उसके लिए प्यार नहीं, सिर्फ सिंघानिया नाम चाहिए। अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वह उसे खत्म करने से भी नहीं हिचकती। कबीर, आर्यन का सबसे करीबी दोस्त, एकमात्र इंसान जो आर्यन की आंखों में छिपा दर्द पढ़ सकता है। सबसे बड़ा रहस्य, आरोही मानती है आर्यन उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने आया है। आर्यन मानता है आरोही ने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन दोनों अधूरा सच जानते हैं। एपिसोड 1, दिल्ली। आधी रात, मूसलाधार बारिश, सिंघानिया ग्रुप की 70वीं मंजिल। आर्यन खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा था। फ़ोन बजा। सर, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो लड़की मिल गई। 8 साल, 8 साल से जिसका नाम सिर्फ एक फाइल में कैद था, आज वह मिल चुकी थी। आर्यन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, कहाँ है? सर, उसकी अगले हफ्ते शादी है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आर्यन मुस्कुराया, वह मुस्कान जिससे बड़े बड़े लोग डरते थे। शादी नहीं होगी। फ़ोन कट गया। उधर आरोही अपने घर में शादी की शॉपिंग कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किसी ने पहले ही तय कर लिया है कि वह किसी और की दुल्हन कभी नहीं बनेगी। एपिसोड 2, शादी जो कभी हुई ही नहीं। सुबह के 8 बजे, शर्मा हाउस। पूरा घर शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट हो रही थी। रिश्तेदारों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन आरोही के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात से ही उसे लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। सड़क पर एक काली BMW खड़ी थी। गाड़ी के शीशे इतने काले थे कि अंदर कौन बैठा है दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने 2 सेकंड तक देखा और तभी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। उसी समय सिंघानिया कॉर्पोरेशन, 70वीं मंजिल। आर्यन अपने कैबिन में बैठा था। उसके सामने शहर का पूरा नज़ारा था। दरवाज़ा खुला। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी रुद्र अंदर आया। सर, लड़की के घर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आर्यन बिना उसकी तरफ देखे बोला, शादी कितने बजे है? शाम 7 बजे सर। कुछ पल की खामोशी, फिर आर्यन ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा। मैंने कहा था शादी नहीं होगी सर। आदेश। आर्यन ने सिर्फ 2 शब्द बोले, शुरू करो। दोपहर, आरोही अपने मंगेतर रोहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। बस कुछ घंटों की बात है, रोहन हंसते हुए बोला। फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। आरोही मुस्कुरा दी, लेकिन उसी पल रोहन की आवाज़ अचानक बंद हो गई। फ़ोन कट गया। उसने दोबारा कॉल लग किया। स्विच ऑफ। तीसरी बार स्विच ऑफ। चौथी बार फिर भी वही। अजीब बात है। शाम 5 बजे रोहन के घर अचानक 4 काली SUV आकर रुकी। काले कपड़ों में कुछ लोग उतरे। उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया, कोई धमकी नहीं दी, बस रोहन के पिता के हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया। मिस्टर रोहन, अगर ये शादी हुई तो कल सुबह आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और सिर्फ बिजनेस नहीं, आपके परिवार के हर राज मीडिया की सुर्खियां बनेंगे। इतना कहकर वे लोग वापस चले गए।
लिफाफा खोला गया। उसमें ऐसे दस्तावेज थे जो केवल परिवार के सबसे करीबी लोगों को ही पता हो सकते थे। रोहन के पिता के हाथ कांपने लगे। ये किसने किया? लिफाफे के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक निशान था, एक काला शतरंज का राजा। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। शाम 6:30 बजे, शादी का मंडप। सैकड़ों मेहमान पहुंच चुके थे। पंडित मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दूल्हा नहीं आया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। तभी आरोही के पिता का फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल उठाई। सिर्फ 10 सेकंड बात हुई और उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। क्या हुआ? आरोही घबराकर बोली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, रोहन ये शादी नहीं करेगा। पूरा मंडप सन्न रह गया। आरोही की दुनिया जैसे उसी पर रुक गई। उसी समय शहर की दूसरी ओर आर्यन अपनी कार में बैठा था। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, मिशन कंप्लीट। उसने स्क्रीन बंद की, लेकिन अगले ही पल एक और मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही पहली बार उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैसेज में लिखा था, सर हम देर कर गए, कोई और भी उस लड़की पर नज़र रख रहा है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? दूसरी तरफ से जवाब आया, आज शादी हमने नहीं तोड़वाई, हमसे पहले किसी और ने खेल शुरू कर दिया है। आर्यन ने पहली बार महसूस किया, इस खेल में वह अकेला खिलाड़ी नहीं है। एपिसोड 3। कौन है वो? रात, शादी का मंडप। जहाँ कुछ घंटे पहले शहनाइयाँ बजनी थीं, वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। मेहमान एक एक करके जा चुके थे। आरोही अब भी दुल्हन के जोड़े में कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, रोहन ने ऐसा क्यों किया? तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। कोई नंबर सेव नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो हुआ वह तुम्हारी जान बचाने के लिए हुआ है। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल बैक किया। दिस नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच ऑफ। उसने फिर मैसेज किया, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। उसी समय सिंघानिया टावर। आर्यन तेज कदमों से अपने प्राइवेट सिक्योरिटी रूम में पहुंचा। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर शहर के अलग अलग कैमरों की लाइव फुटेज चल रही थी। रुद्र घबराया हुआ खड़ा था। सर, हमने पूरे शहर के नेटवर्क चेक कर लिए, लेकिन जिस नंबर से मैसेज भेजा गया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आर्यन की मुट्ठी कस गई। मतलब कोई हमारे सिस्टम से भी आगे है। रुद्र ने धीमी आवाज़ में कहा, सर, पिछले 8 साल में पहली बार किसी ने आपकी चाल से पहले चाल चली है। कमरे में खामोशी छा गई। दूसरी तरफ शहर के बाहरी इलाकों में एक पुरानी सुनसान हवेली, अंधेरा, टूटी हुई खिड़कियाँ और दीवारों पर धूल। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसके सामने लगी स्क्रीन पर आरोही की शादी का पूरा वीडियो चल रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। आर्यन, तुम अभी भी उतने ही अधीर हो। उसने मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक छोटा लड़का, एक छोटी लड़की और पीछे जलती हुई एक हवेली थी। उसने तस्वीर पर उंगली फेरते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह आरोही अपने कमरे में बैठी थी। पूरे शहर में उसकी टूटी शादी की चर्चा थी। सोशल मीडिया, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई बातें बना रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैडम के लिए पार्सल। आरोही ने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया था, फिर भी उसने पार्सल ले लिया। डिब्बा छोटा था। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक लाल गुलाब, उसके नीचे एक चिट्ठी। उसमें सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। आरोही के हाथ कांपने लगे। उसी समय खिड़की के बाहर, सड़क के उस पार, एक काली कार कुछ सेकंड के लिए रुकी।
आरोही ने नज़र उठाई, लेकिन कार तुरंत आगे बढ़ गई। उधर आर्यन के ऑफिस में रुद्र भागता हुआ अंदर आया। सर, हमें हवेली मिल गई। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। कौन सी हवेली? वही जहाँ 8 साल पहले आग लगी थी। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। 8 साल पुराना जख्म आज फिर उसके सामने खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अपनी जैकेट उठाकर बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि कोई पहले से उसी हवेली में उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही आर्यन हवेली का दरवाज़ा खोलता है, अंदर चारों तरफ सन्नाटा होता है। फर्श पर धूल जमी होती है, लेकिन बीच में एक कुर्सी रखी होती है। उस कुर्सी पर एक पुरानी फ़ोटो रखी होती है। आर्यन फ़ोटो उठाता है और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उस तस्वीर में 10 साल की आरोही उसके साथ खड़ी थी। लेकिन आर्यन की यादों में वह लड़की कभी थी ही नहीं। एपिसोड 3 समाप्त। एपिसोड 4 भूली हुई याद। पूरा कमरा धूल और सन्नाटे से भरा हुआ था। आर्यन के हाथ में वह पुरानी तस्वीर थी। उसकी नज़र तस्वीर पर जमी थी। एक 10 साल की छोटी सी लड़की, मासूम मुस्कान, और उसके बगल में खड़ा था 12 साल का आर्यन। पीछे वही हवेली जो कुछ ही मिनटों बाद आग में जलने वाली थी। आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह कैसे हो सकता है? उसे अपने बचपन की हर बात याद थी, लेकिन इस लड़की का चेहरा उसकी यादों में कहीं नहीं था। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, यादें भी कभी कभी झूठ बोलती हैं आर्यन। आर्यन बिजली की तरह पलटा। पूरा कमरा खाली था, कोई नहीं, सिर्फ हवा जो टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अचानक दीवार पर लगा पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। धूल से भरी सफ़ेद दीवार पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही हवेली थी और उसमें खेलते हुए 2 बच्चे, आर्यन और वही छोटी लड़की। लड़की हंसते हुए कह रही थी, डरना मत, मैं हूँ ना। अगले ही पल वीडियो में आग लग गई। हर तरफ धुआं, चीखें, और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। आर्यन का सर दर्द से फटने लगा। उसके दिमाग में वही आवाज़ गूंज रही थी, डरना मत, मैं हूँ ना। उसने अपना सिर पकड़ लिया। यह कौन थी? उसी समय आरोही अपने घर में अकेली बैठी थी। टीवी पर लोकल न्यूज़ चल रही थी। एंकर कह रही थी, कल रात टूटी शादी की खबर पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोही ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया। तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो आया। कोई नंबर नहीं। वीडियो खुलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो में वह खुद थी। आज सुबह का वीडियो। वह अपनी बालकनी में खड़ी थी, मतलब किसी ने सुबह उसकी रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो के आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। आरोही के हाथ कांपने लगे। यह प्यार था या किसी की खतरनाक सनक? उधर आर्यन हवेली से बाहर निकल ही रहा था कि रुद्र का फ़ोन आया। सर, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? मैडम, आरोही के घर के बाहर फिर वही काली कार दिखाई दी है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। नंबर फर्जी, ड्राइवर चेहरा दिखाई नहीं दिया। आर्यन ने बिना एक पल गवाए कहा, टीम भेजो, लेकिन ध्यान रहे कोई आरोही के सामने नहीं आएगा। उसे अभी यह नहीं पता चलना चाहिए कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। शाम आरोही अपनी छोटी बहन रिया को ट्यूशन में लेने गए निकली। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी। रिया अभी तक बाहर नहीं आई थी। तभी एक सफ़ेद वैन धीरे धीरे स्कूल के गेट के सामने आकर रुकी। 2 आदमी नीचे उतरे। उन्होंने रिया की तरफ कदम बढ़ाए। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ी काली कार का दरवाज़ा खुला। एक लंबा आदमी तेजी से बाहर निकला। उसका चेहरा छाते और अंधेरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उन दोनों आदमियों के सामने खड़ा था। कुछ सेकंड तक तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर दोनों आदमी बिना कुछ कहे वापस में वैन में बैठे और तेजी से वहाँ से भाग गए। आरोही ने यह सब दूर से देखा। जब तक वह दौड़कर पहुंची, काली कार भी जा चुकी थी।
सिर्फ सड़क पर एक काला दस्ताना पड़ा था। उसने दस्ताना उठाया। अंदर की सिलाई पर सुनहरे धागे से सिर्फ एक अक्षर लिखा था, ए। उसी रात आर्यन अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने वही पुरानी तस्वीर रखी थी। तभी उसके निजी फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ बदली हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम उसे बचा नहीं पाओगे। आर्यन ने ठंडे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? सामने से हल्की हंसी आई। फिर वह बोला, जिस आग से तुम बचे थे मैं उसी आग से पैदा हुआ हूँ। कॉल कट गई। आर्यन पहली बार समझ गया, यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह 8 साल पुराने अपराध की वापसी थी। एपिसोड 5, पहली मुलाकात। रात के 11 बजे आर्यन अब भी अपने कैबिन में बैठा था। टेबल पर वही पुरानी तस्वीर बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसी समय रुद्र तेजी से अंदर आया। सर, जिस सफ़ेद वैन ने आज आरोही की बहन के पास जाने की कोशिश की वो मिल गई। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। ड्राइवर? रुद्र ने सर झुका लिया। मरा हुआ मिला। कमरे में सन्नाटा छा गया। मौत कैसे हुई? दिल का दौरा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसके शरीर में एक दुर्लभ जहर था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई, यानी कोई अपने सबूत खुद मिटा रहा है। दूसरी तरफ आरोही पूरी रात सो नहीं पाई। वह बार बार वही वीडियो देख रही थी जिसमें कोई उसकी बालकनी से रिकॉर्डिंग कर रहा था। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया डर कर उसके पास आ गई। दीदी, मुझे डर लग रहा है। आरोही ने उसे गले लगा लिया। तभी घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे बरामदे में चल रहा हो। आरोही ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन मुख्य दरवाजे के सामने एक काला लिफाफा रखा था। उसने दरवाज़ा खोला और लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक चाबी थी और एक कागज़। उस पर लिखा था, सच जानना है तो कल सुबह 10 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी के लॉकर नंबर 27 पर आना, अकेली। अगली सुबह आरोही बहुत देर तक सोचती रही, जाना चाहिए या नहीं। अगर ये जाल हुआ तो, लेकिन अगर यही उसकी टूटी शादी और उन रहस्यमय घटनाओं का जवाब हो। आखिरकार वे चली गई। सेंट्रल लाइब्रेरी, सुबह 10 बजे, पुरानी इमारत, कम लोग, चारों तरफ सन्नाटा। आरोही ने लॉकर नंबर 27 खोला। अंदर एक छोटी डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी उठाई उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत पीछे मुड़ी। एक लंबा आदमी काले सूट में कुछ दूरी पर खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें ठंडी, लेकिन उनमें अजीब सी बेचैनी थी। दोनों की नज़रें मिली कुछ पल के लिए। समय जैसे रुक गया। आरोही ने पहले उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आरोही एक कदम पीछे हटी। उसी क्षण लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल से भारी बुकशेल्फ अचानक उसकी तरफ गिरने लगी। सब कुछ सेकंड में ही हुआ। आरोही हिल भी नहीं पाई। तभी वह आदमी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। धड़ाम, बुकशेल्फ जमीन पर गिर गई। अगर वह एक सेकंड भी देर कर देता तो आरोही उसके नीचे दब चुकी होती। आरोही उसकी बाहों में थी। उसने घबराकर ऊपर देखा। पहली बार उसने उस आदमी का चेहरा साफ देखा। वही चेहरा जो शहर के हर बिजनेस मैगजीन के कवर पर छपता था। आर्यन सिंघानिया। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, अब से तुम कभी अकेली नहीं चलोगी। आरोही ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। वह पलटी और तेजी से बाहर निकल गई। आर्यन उसे जाते हुए देखता रहा। रुद्र पास आकर बोला, सर, आपने पहली बार खुद सामने आने का फैसला क्यों किया? आर्यन की नज़र अभी भी लाइब्रेरी के दरवाजे पर थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि खेल बदल चुका है। उसी शाम आरोही ने लॉकर से मिली डायरी खोली।
पहली पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे साथ में है तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। उसने अगले पन्ना पलटा और उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि वहाँ उसकी बचपन की तस्वीर चिपकी हुई थी और उसके नीचे लाल स्याही से लिखा हुआ था, तुम्हें बचाने के लिए किसी को मरना पड़ा था। एपिसोड 5 समाप्त। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए खुशी ऑडियो स्टोरीज एफएम पर और जानने के लिए कि आगे क्या होगा। एपिसोड 6 डायरी का पहला राज। रात। आरोही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैम्प की हल्की रोशनी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सामने वही पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और पहला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। आरोही चौंक गई। नीचे कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा चिन्ह, काले शतरंज के राजा का निशान। यही निशान रोहन के घर भेजे गए लिफाफे पर भी था। डायरी में आगे लिखा था, आरोही, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी एक साधारण लड़की की तरह शुरू हुई थी, लेकिन सच यह है कि जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसी दिन तुम्हारे नाम पर पहली मौत हुई थी। आरोही के हाथ से डायरी लगभग छूट गई। यह क्या बकवास है। उसने अगला पन्ना पलटा, लेकिन बाकी सारे पन्ने खाली थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था, पुराना सिटी हॉस्पिटल, बेसमेंट, कमरा नंबर 13। उसी समय सिंघानिया टावर। रुद्र तेजी से आर्यन के कैबिन में दाखिल हुआ। सर, डायरी उसके हाथ लग चुकी है। आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। जैसा मैंने सोचा था। क्या हमें डायरी वापस ले आनी चाहिए? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब उसे सच की तरफ बढ़ने दो। रुद्र हैरान रह गया। लेकिन सर, अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो? आर्यन की आवाज़ पहले से भी ठंडी थी। उसे सच कभी पूरा नहीं मिलेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। उसी रात शहर के एक सुनसान गोदाम में एक आदमी अंधेरे में बैठा था। उसके सामने कई स्क्रीन लगी थीं। हर स्क्रीन पर आरोही की अलग अलग जगहों की तस्वीरें थी। स्कूल, घर, लाइब्रेरी, सड़क। वह हल्का सा मुस्कुराया। आर्यन, तुम अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? उसने मेज पर रखा एक पुराना लॉकेट खोला। अंदर 2 बच्चों की तस्वीर थी, एक लड़का, एक लड़की। लड़की का चेहरा खरोंच कर मिटा दिया गया था। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम दोनों से सब कुछ छीन लूँगा। अगली सुबह आरोही ने फैसला कर लिया, वह हॉस्पिटल जाएगी, किसी को बिना बताए। वह ऑटो में बैठकर पुराने सिटी हॉस्पिटल पहुंची। 20 साल पहले बंद हो चुका वह अस्पताल अब खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे, हर तरफ डरावना सन्नाटा। वह सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की तरफ उतरी। कमरा नंबर 13। दरवाज़ा आधा खुला था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी व्हीलचेयर रखी थी और उस पर एक टेप रिकॉर्डर। उसके पास एक चिट्ठी रखी थी, प्ले मी। आरोही ने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। एक महिला की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो समझ लेना, सिंघानिया परिवार पर कभी भरोसा मत करना। उन्होंने अचानक रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई और उसी पल आरोही को अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। धीरे, बहुत धीरे। कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे पलटी, लेकिन कमरे में सिर्फ अंधेरा था। तभी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरोही चीख उठी। उसी समय हॉस्पिटल के बाहर आर्यन की कार तेज रफ्तार से आकर रुकी। वह भागता हुआ अंदर गया, लेकिन जैसे ही वह बेसमेंट पहुंचा, कमरा
नंबर 13 खाली था। टेप रिकॉर्डर टूटा हुआ पड़ा था और फर्श पर आरोही का दुपट्टा पड़ा था। रुद्र घबराकर बोला, सर, वो गायब हो गई। आर्यन की आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। उसने दुपट्टा अपनी मुट्ठी में कस लिया और बुदबुदाया, जिसने भी उसे छुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एपिसोड 6 समाप्त। एपिसोड 7 अगवा या बचाई गई। खूब अंधेरा। आरोही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद दीवारें थीं, एक छोटी सी खिड़की और सामने एक लोहे का दरवाज़ा। उसने घबराकर उठने की कोशिश की। कौन है? कोई है? कोई जवाब नहीं। तभी दरवाज़ा खुला। एक बुज़ुर्ग महिला अंदर आई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। बेटी, घबराओ मत। आरोही तुरंत पीछे हट गई। आप कौन हैं? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। मुझे यहाँ कौन लाया? महिला ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, जिसने तुम्हारी जान बचाई। उधर आर्यन का गुस्सा पूरे शहर पर टूट रहा था। सिंघानिया टावर, कॉन्फ्रेंस रूम, 10 लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। आर्यन की आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी थी। 12 घंटे, पूरे 12 घंटे हो गए और तुम लोग मुझे यह भी नहीं बता सके कि आरोही कहाँ है। कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन ने मेज पर रखा गिलास ज़मीन पर दे मारा। कांच पूरे कमरे में बिखर गया। आज रात अगर आरोही नहीं मिली तो कल सुबह तुम में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। रुद्र समझ गया, यह सिर्फ गुस्सा नहीं था। आर्यन सचमुच डर गया था। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी कमरा। आरोही ने मौका देखकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। हैरानी की बात, दरवाज़ा लॉक नहीं था। वह धीरे धीरे बाहर निकली। लंबा सा गलियारा, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और आखिर में एक बड़ा हॉल। हॉल के बीचों बीच एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी पीठ आरोही की तरफ थी। आ गई तुम? आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा। चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। करीब 35 साल की उम्र, हल्की दाढ़ी, आंखों में एक अजीब सी मुस्कान। मेरा नाम विवान है। तुमने मेरा अपहरण किया है? विवान हल्का सा हंसा। नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। किससे? उसके बिना पलक झपकाए जवाब दिया। आर्यन सिंघानिया से। आरोही गुस्से से बोली, झूठ। अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो लाइब्रेरी में मेरी जान क्यों बचाता? विवान कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने मेज पर एक फाइल रख दी। इसे पढ़ो। आरोही ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर आर्यन की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, पिछले 8 वर्षों में हुई 17 रहस्यमयी मौतों में संदिग्ध। आरोही का दिल धड़क उठा। यह असंभव है। विवान बोला, सच हमेशा असंभव ही लगता है। उसी समय रुद्र दौड़ता हुआ आर्यन के पास पहुंचा। सर, हमें एक सुराग मिला है। क्या? हॉस्पिटल के बाहर लगे कैमरे में एक काली एसयूवी दिखाई दी है। नंबर फर्जी, लेकिन ड्राइवर का चेहरा साफ दिख गया है। रुद्र ने स्क्रीन आर्यन की तरफ घुमा दी। जैसे ही आर्यन ने तस्वीर देखी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, विवान। रुद्र हैरान रह गया। सर, आप इसे जानते हैं? आर्यन ने गहरी सांस ली। जानता नहीं, यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रात विवान फिर आरोही के कमरे में आया। उसने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उसके सामने रखा। इसमें तुम्हारे बचपन का सच है। आरोही ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की पायल, एक जला हुआ खिलौना और एक फ़ोटो। उस फोटो में आर्यन और विवान दोनों एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, उनके कंधे पर हाथ रखे हुए, जैसे दोनों भाई हों। आरोही की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? विवान की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि जिस आदमी से तुम प्यार करने वाली हो
उसने पहले मेरा सब कुछ छीन लिया था। एपिसोड 7 समाप्त। एपिसोड 8 दो चेहरे एक सच। रात 2 बजे आरोही के हाथ कांप रहे थे। उसकी नज़र बार बार उस तस्वीर पर जा रही थी। तस्वीर में आर्यन और विवान दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था तो कि कभी ये एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। आरोही ने धीरे से पूछा, तुम और आर्यन, क्या तुम दोनों भाई हो? विवान ने तस्वीर अपने हाथ में ली। कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, खून से नहीं लेकिन रिश्ते से भाई से भी बढ़कर थे। फिर क्या हुआ? विवान की आंखों में नफरत उतर आई। विश्वासघात। उसी समय सिंघानिया टावर। आर्यन अपने निजी कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने मेज पर एक पुरानी शतरंज की बिसात रखी थी। उसने काला राजा उठाया और उसे जोर से दबा दिया। तभी रुद्र अंदर आया। सर, हमने विमान की आखिरी लोकेशन ट्रेस कर ली है। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। कहाँ? पुराने राजगढ़ एस्टेट के पास। रुद्र ने झिझकते हुए कहा, लेकिन सर, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। आर्यन की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। अगर आरोही वहाँ है तो खतरा मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जिन्होंने उसे छुआ है। उधर विवान ने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। यह आर्यन की डायरी है। आरोही हैरान रह गई। उसकी डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? विवान मुस्कुराया, क्योंकि वह रात जब सब कुछ खत्म हुआ मैं भी वहीं था। उसने डायरी खोली। एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं बच गया तो कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। दूसरे पन्ने पर एक बच्चे की लिखावट थी, विवान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आरोही ने ऊपर देखा। विवान की आंखें नम थी। उसने यह लिखा था उस रात से पहले। आरोही के मन में पहली बार सवाल उठा, अगर आर्यन इतना निर्दयी है तो उसकी डायरी में इतनी मासूम बातें क्यों थी? और अगर विवान सच बोल रहा है तो वह पूरी सच्चाई एक साथ क्यों नहीं बता रहा? उसने सीधे पूछा, तुम मुझे सब कुछ अभी क्यों नहीं बता देते? विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि सच को आधा सुनोगी तो मुझसे नफरत करोगी, पूरा सुनोगी तो शायद खुद से। इसी बीच रुद्र की टीम राजगढ़ एस्टेट के बाहर पहुंच चुकी थी। आर्यन ने दूरबीन से पूरे इलाके को देखा। पुरानी हवेली, चारों तरफ घना जंगल, मुख्य गेट पर हथियारबंद गार्ड। रुद्र ने कहा, सर, हम पुलिस बुला लेते हैं। आर्यन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अगर पुलिस आई तो विवान पहले आरोही को ढाल बनाएगा। हम अंदर अकेले जाएंगे। रुद्र चौंक गया। अकेले? आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, जिस लड़ाई की शुरुआत मैंने की थी उसे ख़त्म भी मैं ही करूँगा। उसी समय हवेली के अंदर विवान ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसमें एक अखबार की कतरन रखी थी। हेडलाइन थी, सिंघानिया हवेली में आग, 2 बच्चों की मौत। आरोही ने अखबार हाथ में लिया। नीचे छिपी तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में मरने वाले बच्चों के नाम थे, आर्यन सिंघानिया और आरोही शर्मा। आरोही के हाथ से अखबार नीचे गिर गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। और उसी पल हवेली के बाहर आर्यन ने अपनी बंदूक नीचे रखी, दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। एपिसोड 9 मरा हुआ बच्चा। बारिश लगातार हो रही थी। राजगढ़ स्टेट की पुरानी हवेली बिजली की चमक में और भी डरावनी लग रही थी। मुख्य दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे सिर्फ रुद्र था। दोनों के कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। अचानक ऊपर की बैल्कनी से किसी की ताली बजाने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। आर्यन ने ऊपर देखा। विवान रेलिंग पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आखिरकार तुम आ ही गए। आर्यन ने ठंडी नज़र से उसे देखा। आरोही कहाँ है? विवान हंसा। 8 साल बाद मिले हो और पहला सवाल एक लड़की के बारे में। मुझे लगा तुम पहले माफ़ी मांगोगे। आर्यन की आवाज़ कठोर थी।
मेरे पास खेल खेलने का समय नहीं है। आरोही कहाँ है? उधर हवेली के दूसरे कमरे में आरोही अब भी उस अखबार को देख रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। हेडलाइन बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। आर्यन सिंघानिया और आरोही शर्मा की मौत। उसने विवान की ओर देखा। ये झूठ है, मैं जिंदा हूँ। विवान ने धीरे से कहा, हाँ तुम जिंदा हो, लेकिन जिस लड़की का जन्म उस रात हुआ था वह उसी रात मर गई थी। आरोही कुछ समझ नहीं पाई। मतलब? विवान ने जवाब नहीं दिया। अभी नहीं। तभी पूरी हवेली में एक तेज आवाज गूंजी, विवान। यह आर्यन की आवाज़ थी। आरोही चौंक गई। वो यहाँ आ गया? विवान मुस्कुराया। मुझे पता था वह आएगा। उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब तुम यहीं रहोगी? नहीं, आरोही ने विरोध किया। मुझे उससे मिलना है। विवान पहली बार गुस्से में बोला, तुम नहीं जानती वह कौन है। नीचे आर्यन सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाला था कि अचानक 4 नकाबपोश लोग सामने आ गए। उनके हाथों में हथियार थे। रुद्र ने तुरंत आर्यन को पीछे किया। सर। लेकिन आर्यन शांत खड़ा रहा। एक आदमी ने हमला किया। आर्यन ने उसका हाथ मोड़ा, हथियार छीन लिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। बाकी 3 पीछे हट गए। आर्यन ने बिना गुस्से से कहा, रास्ते से हट जाओ, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चली। धाएं। रुद्र ने आर्यन को धक्का दिया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। रुद्र चिल्लाया, सर। खून आर्यन की शर्ट पर फैलने लगा था, लेकिन उसने जैसे दर्द महसूस ही नहीं किया। उसकी नज़र सिर्फ ऊपर वाले कमरे पर थी जहां आरोही थी। उसी समय आरोही ने कमरे की खिड़की से नीचे देखा और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। आर्यन घायल था, लेकिन वह फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, एक एक कदम बिना रुके। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ एक ही भावना थी, आरोही तक पहुंचना। आरोही के मन में पहली बार एक सवाल उठा, अगर यह आदमी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। विवान ने उसकी नज़रें पढ़ ली। वह धीरे से बोला, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह लोगों को यकीन दिला देता है कि वह उनका रक्षक है, लेकिन सच बहुत अलग है। तभी हवेली के मुख्य हॉल में लगे पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। एक महिला की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी, अगर तुम दोनों ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो समझ लो तुम दोनों में से एक सिंघानिया नहीं है। पूरा घर सन्न रह गया। आर्यन रुक गया। विवान का चेहरा पहली बार उतर गया और आरोही के हाथ से अखबार फिर जमीन पर गिर गया। एपिसोड 10। हवेली में गूंजती हुई वह महिला की आवाज़ जैसे समय को 8 साल पीछे ले गई। अगर तुम दोनों ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। पूरा हॉल खामोश हो गया। आर्यन ने धीरे धीरे ऊपर देखा। विवान की आंखों में पहली बार बेचैनी दिखाई दी। आरोही दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। रिकॉर्डिंग फिर शुरू हुई। मेरा नाम डॉक्टर सविता मेहरा है। 8 साल पहले सिंघानिया हवेली में जो आग लगी थी वह हादसा नहीं था, वह एक सोची समझी साजिश थी। आर्यन की मुट्ठियां भीज गईं। उसे डॉक्टर सविता का नाम याद था। वह वही डॉक्टर थी जिन्होंने हादसे के बाद उसका इलाज किया था। रिकॉर्डिंग में आगे आवाज़ आई, उस रात 3 बच्चे हवेली में थे। आर्यन चौंक गया। 3? विवान ने आंखें बंद कर ली। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। अब तक तो सभी कहते थे वहाँ सिर्फ 2 बच्चे थे। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी, लेकिन मीडिया को सिर्फ 2 बच्चों की जानकारी दी गई, क्योंकि तीसरे बच्चे की पहचान छुपानी ज़रूरी थी। अचानक रिकॉर्डिंग में तेज शोर आने लगा। आवाज़ टूटने लगी। फिर एक नाम सुनाई दिया, लेकिन पूरा साफ नहीं। श न। और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रुद्र ने धीरे से पूछा, सर, तीसरा बच्चा कौन था? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह खुद भी पहली बार यह सुन रहा था। ऊपर कमरे में आरोही ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वह तेजी से बाहर भागी, सीढ़ियों तक पहुंची और नीचे खड़े आर्यन को देखा।
दोनों की नजरें मिली। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन के कंधे से अब भी खून बह रहा था। आरोही अनजाने में उसकी तरफ एक कदम बढ़े। उसी पल विवान पीछे से आ गया। उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया। रुको। आरोही ने झटके से हाथ छुड़ाया। मुझे सच जानना है। आर्यन ने पहली बार सीधे विवान से कहा। बहुत हो गया, आज सब कुछ खत्म कर देते हैं। विवान हल्का सा मुस्कुराया। सच? तुम सच चाहते हो? उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें उस रात की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। रुद्र चौंक गया, लेकिन हवेली के कैमरे तो आग में जल गए थे। विवान ने जवाब दिया, सारे नहीं। तभी हवेली की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा। किसी के दौड़ने की आवाज़, धक्का, कांच टूटने की आवाज़ और फिर एक गोली चली दाएं। आरोही चीख उठी। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आ गई। सबकी नज़र सामने गई। रुद्र जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सीने से खून बह रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठी में वही पेन ड्राइव थी। उसने दर्द से कराहते हुए आर्यन की तरफ देखा। सर, इसे बचा लीजिए। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरा हॉल सन्न रह गया। विवान भी चौंक गया। उसने गोली नहीं चलाई थी। आर्यन ने तुरंत चारों तरफ देखा। ऊपर की टूटी हुई बालकनी में काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था, चेहरा पूरी तरह नकाब से ढका हुआ। उसने धीमे से ताली बजाई और भारी आवाज में कहा, तुम दोनों अब भी एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हो, जबकि असली खिलाड़ी मैं हूँ। वह मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन ने रुद्र की मुट्ठी से पेन ड्राइव निकाली। उसने लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। वीडियो में शुरुआत में आग लगने से कुछ मिनट पहले एक आदमी पेट्रोल छिड़कता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने कैमरे की तरफ चेहरा घुमाया, आर्यन और विवान दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह चेहरा उन दोनों के पिता का था। एपिसोड 10 समाप्त। यह रहस्य अभी पूरी तरह नहीं खुला है। आगे की कहानी में यह भी सामने आ सकता है कि फुटेज असली है, छेड़छाड़ की गई है, या किसी ने जानबूझकर दोनों को गुमराह करने की तैयारी की है। एपिसोड 11, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। हवेली, रात 2:30 बजे। लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही वीडियो ने सबकी सांसें रोक दी। फुटेज में एक आदमी पूरे हॉल में पेट्रोल छिड़क रहा था। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल साफ था। विक्रम सिंघानिया, आर्यन के पिता। आरोही ने धीरे से आर्यन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। विवान हंस पड़ा। देख लिया, जिस आदमी को तुम भगवान समझते थे, उसी ने सबको जला दिया। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यह फुटेज अधूरी है। तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। जो दिख रहा है उसी ही सच मान रहे हो। विवान गुस्से में चीखा, और क्या मानूं? मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। तभी लैपटॉप अपने आप फिर चल पड़ा। फुटेज आगे बढ़ी। वीडियो में विक्रम सिंघानिया अचानक दौड़ते हुए वापस उसी हवेली के अंदर घुसते दिखाई दिए। आग अब पूरी हवेली में फैल चुकी थी। वे किसी को खोज रहे थे। फिर कैमरा धुएं से भर गया। वीडियो यहीं ख़त्म हो गई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। आरोही के होठों से अनजाने में निकला, अगर उन्होंने आग लगाई थी तो फिर वापस अंदर क्यों गया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उसी समय नकाबपोश आदमी हवेली से बहुत दूर एक सुनसान चर्च के अंदर बैठा था। उसके सामने एक पुराना रेडियो रखा था। वह मुस्कुराया, बहुत अच्छा, अब दोनों उसी रास्ते पर चलेंगे जो मैं चाहता हूँ। उसने रेडियो बंद कर दिया और मेज पर रखी एक फाइल खोली। फाइल पर लिखा हुआ था प्रोजेक्ट फिनिक्स। नीचे 3 तस्वीरें लगी थीं, आर्यन, विवान, आरोही। तीनों तस्वीरों पर लाल रंग से एक गोल निशान बना हुआ था। इधर रुद्र को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए। आर्यन तुरंत उनके सामने पहुंचा। कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। गोली दिल से सिर्फ 1 इंच दूर लगी है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आर्यन ने सिर झुका लिया।
रुद्र सिर्फ उसका कर्मचारी नहीं, वह पिछले 12 सालों से उसका परिवार था। सुबह आरोही पहली बार खुद आर्यन के पास आई। दोनों अस्पताल की छत पर खड़े थे। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार आरोही ने पूछा, एक सवाल पूछूं? पूछो। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते तो लाइब्रेरी में मेरी जान क्यों बचाई? आर्यन ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर खामोशी रही। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं किसी को दूसरी बार मरते हुए नहीं देख सकता। आरोही समझ नहीं पाई। दूसरी बार? आर्यन ने तुरंत बात बदल दी। घर जाओ, अब से अकेले कहीं मत जाना। आरोही मुड़कर जाने लगी। तभी उसने देखा अस्पताल की पार्किंग में वही नकाबपोश आदमी खड़ा था। इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की, वह सिर्फ दूर से आरोही को देख रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी गुड़िया निकाली और ज़मीन पर रख दी। उसके बाद वह भीड़ में गायब हो गया। आरोही नीचे भागी। गुड़िया अब भी वहीं थी। उसने उसे उठाया। गुड़िया के अंदर एक छोटा सा कागज़ छिपा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है उसी से सबसे बड़ा धोखा मिलेगा। उसी रात आर्यन अपने पेंट हाउस में अकेला बैठा था। उसने अपनी तिजोरी खोली। अंदर एक पुराना वीडियो कैमरा रखा था। उसने कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर 8 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। रिकॉर्डिंग में छोटी लड़की रोते हुए आर्यन का हाथ पकड़कर कह रही थी, आर्यन, मुझे छोड़कर मत जाना। आर्यन की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल रिकॉर्डिंग में उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह आरोही नहीं थी। एपिसोड 11 समाप्त। एपिसोड 12। वह लड़की कौन थी? रात के 3 बजे आर्यन के पेंट हाउस में गहरा सन्नाटा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर वही पुरानी वीडियो बार बार चल रही थी। एक छोटी सी लड़की रोते हुए आर्यन का हाथ पकड़कर कह रही थी, मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन वह लड़की आरोही नहीं थी। आर्यन ने वीडियो बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे वह उस रात की हर याद को मिटा देना चाहता हो। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मिस्टर ओबरॉय। आर्यन ने कॉल उठाई। बोलिए। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, सर, जिस डॉक्टर ने 8 साल पहले आपका इलाज किया था, डॉक्टर श्वेता मेहरा, उनकी कब्र खाली मिली है। आर्यन कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। उसने धीरे से पूछा, मतलब? सर, कब्र में उनका शव नहीं है। उसी समय आरोही अपने घर पहुंच चुकी थी। उसकी छोटी बहन रिया दौड़कर उससे लिपट गई। दीदी, तुम कहाँ चली गई थी? आरोही ने उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह दूसरी लड़की कौन थी? अचानक डोरबेल बजी। रिया ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। डिब्बे पर लिखा था, आरोही के लिए। इस बार ना कोई फूल था, ना कोई धमकी। आरोही ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी स्कूल आईडी का कार्ड था। उस पर एक बच्ची की तस्वीर। नाम पढ़ते ही आरोही की आंखें फैल गई, अनाया मेहरा। पीछे लाल स्याही से लिखा था, उसे ढूंढो, सच मिल जाएगा। दूसरी तरफ आर्यन सीधा पुरानी कब्रिस्तान पहुंचा। रात के 4 बजे। बारिश अब भी हो रही थी। कब्र सचमुच खोदी हुई थी। मिट्टी बाहर बिखरी हुई पड़ी थी। ताबूत खुला हुआ था। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक काला लिफाफा। आर्यन ने लिफाफा खोला। उसमें एक फ़ोटो थी। फ़ोटो देखकर उसके हाथ कांप गए। तस्वीर में डॉक्टर श्वेता मेहरा जिंदा थी और उनके साथ खड़ा था वही नकाबपोश आदमी। फ़ोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मरे हुए लोग कभी गवाही नहीं देते अगर वे सच में मरे हों। सुबह विवान अपने ठिकाने पर बैठा था। उसने एक आदमी से आकर कहा, सर, आरोही के पास अनाया का आईडी कार्ड पहुंच चुका है। विवान ने गहरी सांस ली। बहुत जल्दी? वह नाम उसे अभी नहीं पता चलना चाहिए था। क्या हम कार्ड वापस ले आएं? विवान ने सर हिलाया। नहीं, अब खेल हमारे साथ हाथ से निकल चुका है।
उसी समय आरोही इंटरनेट पर अनाया मेहरा के बारे में खोजने लगी। कुछ मिनट बाद उसे 8 साल पुरानी छोटी सी खबर मिली। सिटी स्कूल की छात्रा अनाया मेहरा आग लगने की घटना के बाद लापता। आज तक कोई सुराग नहीं। आरोही के शरीर में सिरहन दौड़ गई। आग, वही साल, वही समय। क्या ये उसी रात की बात थी? उसी शाम आर्यन और आरोही पहली बार अकेले मिले। आरोही ने बिना कुछ कहे अनाया का आईडी कार्ड उसके सामने रख दिया। कार्ड देखते ही आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके होंठ कांपे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, यह नाम तुम्हें किसने बताया? आरोही ने जवाब दिया, पहले तुम बताओ, अनाया कौन थी? अनाया आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार टूटती हुई आवाज़ में कहा, वह मेरी बहन थी। और ठीक उसी पल दूर खड़ी एक काली कार के अंदर बैठा नकाबपोश आदमी मुस्कुराया। उसने अपने फ़ोन पर सिर्फ एक संदेश भेजा, फेज़ 2 बिगिन, एपिसोड 12 समाप्त। आगे सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ खुशी ऑडियो स्टोरीज़ FM पर।